हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे इस रिलेशनशिप पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस पे इसमें कौन से टर्म्स क्या थे इसके बारे में हम लोग जान रहे थे पहले से। दिस वन इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, डेल्टा इंजन था चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उन्हें कर ले फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई for the reaction at 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल। एक रिएक्शन दिया हुआ है, C6H6 लिक्विड है, बेंजीन 15O2 12CO2, दिस वन इज गैस, this one is also plus 6H2O liquid। ऐसा निकालना हमें है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई क्या होगा निकालना है। तो फॉर्मूला से दिख ही रहा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डेल्टा एन जी आर टी। टेम्परेचर दिया हुआ है, आर पता है, डेल्टा एन जी निकालना है। तो जब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालोगे तो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल, तो प्रोडक्ट में भी गैसियस वाला का देखना है। 15 माइनस रिएक्टेंट, ये लिक्विड है, गैसियस का लेंगे तो आ जाएगा -3। तो ये हो गया -3, आर का 8.314, टेम्परेचर का है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में बदल करके लोगे तो 298 केल्विन। वो पूरा सॉल्व कर लोगे जूल में आ जाएगा। तो पूरे को कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो ये तुम्हारा तकरीबन आ जाएगा ये आ जाना है -73 इतना जूल। किलो में बदलोगे तो यहाँ 1000 से डिवाइड करना होगा तो आ जाएगा -7.3 किलो जूल। ऐसा तो ये तो और आसान था, डिफरेंस निकालने बोल रहा था। इसके पहले कोई एक चीज़ कैलकुलेट करने बोल रहा था, डेल्टा एच या डेल्टा ई, इसमें डिफरेंस पूछ रहा है। डाटा सब कुछ दिया था, मेन खेल था यहाँ डेल्टा एन जी का, और उसके लिए रिएक्शन दिया हुआ था तो ज़्यादा परेशानी की बात तो थी नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 NN सिन्हा बुक का। द मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज इतना, डोज ऑफ N2O, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसमें डेल्टा FH0। इसको हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये कुछ सब्सटेंस का दिया हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट का दिया हुआ है -367.54 किलो जूल। वैसे ही स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है N2O का
प्लस 81.46 किलो जूल, और वैसे ही दिया हुआ है H2O का, और ये दिया हुआ है -285.78 किलो जूल। किलो में स्मॉल क्या होता है, इस बात का ध्यान में रखोगे, मतलब ऐसे किलो जूल नहीं लिखोगे, गलत तरीका है। दिस वन इज किलो जूल, फिर तो केल्विन जूल पर आ जाएगा, कैपिटल के इज द केल्विन, ऐसे लिखना स्मॉल के, ध्यान रखोगे इस बात का। कैलकुलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, डाटा में इतना ही दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दे करके रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, और निकालना है डेल्टा एच और डेल्टा ई। तो मोटा मोटी कुछ कह ऐसा रहा है क्वेश्चन कि अमोनियम नाइट्रेट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना, N2O का इतना, H2O का इतना, टेम्परेचर प्रेशर इतना दिया हुआ है। तो इस प्रोसेस के लिए मतलब कि जब अमोनियम नाइट्रेट टूटेगा N2O और H2O में, तो उस दरमियान कितना इसका डेल्टा H का वैल्यू होना चाहिए या कितना इसका डेल्टा E का वैल्यू होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखना होगा, वो दिया हुआ नहीं है अपने से। देखो ये अमोनियम नाइट्रेट है जो कि एक सॉलिड सॉल्ट है, टूटेगा तो N2O गैस और ये 2H2O लिक्विड में बदलेगा, याद रखना। यहाँ से डेल्टा Ng यदि निकालते हो तो डेल्टा Ng में बहुत कुछ तो नहीं है, 1 आ जाएगा डायरेक्ट। डेल्टा Ng निकालोगे तो गैसियस प्रोडक्ट, तो ये दोनों में तो यही गैसियस प्रोडक्ट है, एक इधर तो कुछ है ही नहीं, 0, तो आ जाएगा 1। लेकिन देखो मेन इक्वेशन है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng RT। चलो तुम R जान रहे हो, T जान रहे हो, डेल्टा Ng निकल गया। अब हमें दोनों चीज़ निकालना है, डेल्टा H भी निकालना है और डेल्टा E भी निकालना है। दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहता तो दूसरा निकल जाता, लेकिन यहाँ तो हमें दोनों का दोनों निकालना होगा। तो इसके लिए पहले निकालोगे डेल्टा H। क्या निकालोगे? डेल्टा H। और डेल्टा H निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा H निकालने का क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जितने भी प्रोडक्ट साइड तुम्हें दिख रहे हैं इस सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जोड़ दो और उसमें माइनस कर दो रिएक्टेंट वाला, तो वहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा डेल्टा H का वैल्यू डायरेक्ट। अब इस सब का वैल्यू दिया हुआ है, इसे पुट कर दो, सिंपल सा चीज़ है। तो पुट करने पर देखो जरा कैसे बनेगा सब। अब प्रोडक्ट में दो दो है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स अलग है, तो मल्टीप्लाई करके चलना होगा। देखोगे जरा ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में ये पूरा N2O का दिया हुआ है प्लस 81.46 किलो जूल, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस H2O। अब H2O का यहाँ 2 मोल है जबकि सब पर मोल में है, तो 2 मोल तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और H2O का हो गया -285.78 ऐसा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट का हुआ माइनस रिएक्टेंट का अमोनियम नाइट्रेट का, तो दिया हुआ -367.54। अब इसे सॉल्व कर देना है बस, तो जाएगा 81.46 माइनस 571.56, ये माइनस माइनस प्लस 367.54। इसे सॉल्व करोगे -122.56 किलो जूल डेल्टा H आ गया। अब डेल्टा H आ गया, डेल्टा Ng पता है तो डेल्टा E निकल जाएगा। डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H माइनस डेल्टा Ng RT। डेल्टा H पता है हमें -122.56 किलो जूल है, तो 10 का पावर 3 लगा देना। डेल्टा Ng आया है 1, R ले लोगे 8.314, टेम्परेचर
गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। सॉल्व कर देना, इसे सॉल्व करके आ जाएगा -125.40 किलो जूल। दिस इज द आंसर। तो इसमें थोड़ा सा नया दे दिया था ना, ऐसे क्वेश्चंस को जानना जरूरी हो जाता है। सेम सिमिलर बेसिस पे क्वेश्चन और है, उसे भी हम लोग कर लें तो फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। डायरेक्ट डेल्टा एच ना दे करके अलग अलग सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे के रखा। तो याद रखोगे कि जब ऐसा कोई सिचुएशन हो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें डायरेक्ट डेल्टा एच ना दे करके ये अलग अलग जो सब्सटेंस हैं उस सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो, तो वहाँ से फिर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे डेल्टा एच, और एक बार डेल्टा एच निकल गया तो डेल्टा ई भी निकल ही जाएगा। बशर्ते रिएक्शन थोड़ा अपने से जानना होगा, रिएक्शन नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब यहाँ अमोनियम नाइट्रेट कैसे डिकम्पोज कर रहा है ये नहीं पता है तो दिक्कत हो जाना है। एग्जाम में ईद नहीं दिया हुआ रहेगा, रिएक्शन तो नहीं दिया हुआ रहेगा, दे देगा तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर सोचना होगा। नेक्स्ट है, एक रिएक्शन लिख दिया है इस बार, OF2 गैस प्लस H2O गैस, O2 गैस प्लस 2HF गैस। तो रिएक्शन से डायरेक्ट सबसे पहले डेल्टा NG निकाल लो। तो 1 + 2 -1 + 1 तो 3 - 2 आ जाएगा 1। डेल्टा G निकाल। इस रिएक्शन के लिए निकालना हमें वही है, डेल्टा H और डेल्टा E कितना होगा वही निकालना है। उसके लिए दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, वही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, OF2 का दिया हुआ है +23.0, H2O का दिया हुआ है -241.8 और HF का दिया हुआ है -286.6। ये सब के सब किलो जूल में है। तो वही करो, सबसे पहले डेल्टा H निकाल लो। तो क्या था, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा ही होगा। अब प्रोडक्ट साइड में HF और O2 है। अब O2 का 0 लेना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब ऐसे कोई एलिमेंटल फॉर्म या फिर कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म हो तो उस केस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, याद रखोगे। तो इसका 0 लेना है। HF का दिया हुआ है, HF का दिया हुआ है तो जाएगा 2 × -286.6, ठीक। इधर का हो गया कहानी, माइनस रिएक्टेंट साइड 2 है, OF2 H2O दोनों का दिया हुआ है। OF2 का +23 है, फिर प्लस इसका हो गया है -241.8। यहाँ से सॉल्व करोगे पूरा तो डेल्टा H यहाँ से निकल जाएगा -354.4 किलो जूल। तो डेल्टा E के लिए फॉर्मूला लगा दिया जाए, डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT। डेल्टा H हो गया -354.4 माइनस डेल्टा NG 1 आया है, R ले लोगे 8.314। टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर गिवन नहीं है क्या, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस माने 298 केल्विन। ऐसे सॉल्व करोगे इसको तो सॉल्व करने के बाद ही तकरीबन आ जाता है -356.8775 किलो जूल। यही है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे कि डेल्टा H डायरेक्ट नहीं है, बस अलग अलग चीज़ का जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे करके रखा है बस। तो उस सिचुएशन में आप ऐसा ही अटेम्प्ट करोगे इसको जैसे बताया गया है।
एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ CH4 एंड C2H4 आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर एफिशिएंसी एज फ्यूल पर ग्राम। एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब कि ये जब दोनों जलेंगे तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ये दिया हुआ है एक मीथेन का और दूसरा दिया हुआ है इथेन का। मीथेन का दिया हुआ -890.3 किलो जूल पर मोल, ये है -1559.7 किलो जूल पर। मतलब मीथेन का 1 मोल यदि कंबशन हो रहा है, इसका 1 मोल जल रहा है तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इतना किलो जूल माइनस एनर्जी रिलीज होगा। वहीं इथेन का इतना, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि इथेन का ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है पर ग्राम कि इसका भी 1 ही ग्राम जलाएंगे, इसका भी 1 ही ग्राम जलाएंगे, तब ज़्यादा एफिशिएंसी किसका होगा। तो रिएक्शन ज़रा लिखें। मीथेन को जलाओगे तो CO2 + 2H2O, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है इतना। वैसे इथेन को जलाओगे C2H6 7/2O2 तो 2CO2 + 3H2O, इसके लिए वैल्यू दिया हुआ है इतना। अब हमें साफ दिख रहा है कि CH4 का यहाँ कितना ग्राम है, 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 × 4 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन को आप जला रहे हो तो हीट दे रहा है -890.3 किलो जूल। तो हम यदि 1 ग्राम को जलाएंगे तो कितना मिलेगा, डिवाइड करना होगा 16 से, और डिवाइड करोगे तो आएगा -55.64। उसी प्रकार से इथेन की बात करें तो मास निकालोगे इसका 30 आना चाहिए, 14 जोड़ करके, तो 12 × 2 + 1 × 6 30 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि यदि हम 30 ग्राम इथेन को जला रहे हैं तो इससे हीट मिल रहा है -1559.7। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, तो 1559.7/30, तो डिवाइड करोगे -51.90। अब बताओ, वहाँ से हमें लग रहा था, शुरू का जो डाटा दिया हुआ था उससे हमें लग रहा था क्या कि इथेन का ज़्यादा है। लेकिन इथेन का ज़्यादा तब है जब उसका मास भी ज़्यादा है। इथेन का ज़्यादा तब है जब उसका मास भी ज़्यादा है। जब पर ग्राम हमने कैलकुलेट करा तो पर ग्राम कैलकुलेट करने से देख लिए हम लोग कि मीथेन का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, कि मीथेन का 1 ग्राम यदि जल रहा है तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा -55.64 किलो जूल। लेकिन वहीं इथेन का 1 ग्राम जल रहा है तो फिर इतना, चूँकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है मतलब इसका फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप कर लोगे। तो इस तरह से अभी तक जहाँ तक पढ़े हम लोग, वहाँ तक में जो क्वेश्चंस हो सकते थे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, उन्हें हमने डील करा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसका, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कैपिटल C से डिनोट करेंगे इसको, हीट कैपेसिटी को। है क्या हीट कैपेसिटी, ध्यान से समझोगे। द अमाउंट ऑफ heat required to increase the
टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इसे हम लोग, कैपिटल सी, दिस इज द कैपिटल सी। पढ़ो जरा ध्यान से। कोई भी बॉडी मतलब यहाँ उसे सिस्टम लेके चले हम लोग। तो जैसे मान लो कि अभी कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है कि इस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, 100 से 1 बढ़ा देना है, 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 101 कर देना है। तो टेम्परेचर अपने तो नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर खुद ब खुद तो नहीं बढ़ेगा, उसके लिए हमें इसमें हीट सप्लाई करना होगा। तो आखिर कितना हीट सप्लाई किया जाए ताकि इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, वही हीट कहलाएगा हीट कैपेसिटी। अब यहाँ देखोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस और बगल में हम 1 केल्विन भी लिखे हैं। अब तुम्हें लगेगा कि 1 डिग्री सेल्सियस तो 273 केल्विन, ऐसे। तो उस हिसाब से जब 1 डिग्री सेल्सियस था तो फिर यहाँ 1 केल्विन क्यों लिखा गया? यहाँ तो 273 केल्विन होना चाहिए था। फॉर्मूला तो ये नहीं पढ़े हो कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर इतना केल्विन होता है। तो यदि यहाँ हम लिखें कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो इसी को लिखना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस चाहे 273 केल्विन बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ हम 1 केल्विन लिखे हैं। समझोगे इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो यहाँ जो बात है ना वह इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो फाइनल टेम्परेचर 101 हुआ, इनिशियल 100 था। तो यदि यहाँ चेंज इन टेम्परेचर तुम निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल 101 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तो आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, केल्विन में, तो केल्विन में करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि पहले इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ो तो 373 केल्विन आएगा, और अब इसमें 1 केल्विन जोड़ो तो 374 केल्विन होगा। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर निकालो तो 374 माइनस 373 1 केल्विन आएगा। तो देखो तो हम डिग्री में बढ़ाए फिर भी अंतर एक ही का आया, केल्विन में बढ़ाए फिर भी अंतर एक ही का आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह सही है, हम लोग ठीक जानते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर इतना केल्विन होता है, लेकिन वो तब होगा ना जब कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया रहेगा। जब कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया रहेगा, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। और चेंज इन टेम्परेचर जहाँ भी होगा तो उस केस में चाहे वह डिग्री सेल्सियस में चेंज करे या फिर वह केल्विन में चेंज करे, वो हमेशा सेम होगा, याद रखोगे। तो यही लिखा हुआ है कि यहाँ टेम्परेचर उस बॉडी का बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो चेंज डिग्री सेल्सियस में 1 कर रहा है तो केल्विन में भी 1 ही करेगा, जो यहाँ एग्जाम्पल दे करके हम बताएं। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना चेंज किया टेम्परेचर? तो चेंज इन टेम्परेचर तुम तुरंत बता दोगे 10 डिग्री सेल्सियस, और हम कहेंगे 10 केल्विन, तो तुम गड़बड़ा जाओगे कि 10 डिग्री सेल्सियस है सर, तो 273 जोड़ोगे तब तो केल्विन में बदलेगा, 283 होगा। भाई यहाँ हम चेंज इन टेम्परेचर कहे हैं ना, तो इसको तुम पहले बदल लो, 20 + 273 बदल लो, 293 हो जाएगा, 293 केल्विन ऐसा। और फिर यहाँ 30 हो गया तो यहाँ भी जोड़ो, 30 + 273 तो आ जाएगा 303 केल्विन। और अब अंतर निकाल दो तो 303 माइनस 293 तो 10 ही आएगा। तो डिग्री सेल्सियस भी 10 आ रहा था, केल्विन में भी 10 आ रहा था। सो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज सेम वेदर इट इज इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन, वो हमेशा सेम होगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हीट कैपेसिटी यही कह रहा है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो, तुम डिग्री सेल्सियस या केल्विन बोलो ही ना, बस डिग्री बोल दो, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाई 1 डिग्री, बस सेल्सियस में भी वही होगा, केल्विन में भी वही होगा, तो वही उसके लिए हीट कैपेसिटी कहलाएगा।
अब मान लिया जाए कि कोई बॉडी है, उसका अभी टेम्परेचर है T1, मान लिया जाए कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर अभी कितना है T1, इसमें हमने दिया Q अमाउंट ऑफ हीट, तो अभी बॉडी का टेम्परेचर हो गया T2। तो यहाँ से जो टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा T हो जाएगा T2 माइनस T1, और ये तब हुआ जब इसमें हीट सप्लाई किया गया Q। तो जब यहाँ से आप हीट कैपेसिटी लिखोगे, यहाँ से जब आप हीट कैपेसिटी लिखोगे कैपिटल C, तो इसका फॉर्मूला जाएगा Q बटे डेल्टा T। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बटे डेल्टा T। अब Q यहाँ हीट है, यूनिट यदि लिखना चाहोगे, यूनिट लिखना चाहोगे तो ये हो गया जूल, और इसका हो गया केल्विन, तो लिखना होगा जूल पर केल्विन। दिस इज द यूनिट, SI यूनिट हम लोग लिख रहे हैं, जूल पर केल्विन। तो यहाँ से Q को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C इंटू डेल्टा T। याद रखेंगे C इज द कैपिटल C, जरूर याद रखना है इसको। कैपिटल स्मॉल का बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, इसलिए इसको गड़बड़ाना नहीं है। यहाँ कैपिटल के है, स्मॉल नहीं है। तो इस हीट कैपेसिटी वाले बात को भी हम लोग शायद समझ ही गए हैं कि किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी हो, लिविंग नॉन लिविंग डजेंट मैटर, उस बॉडी का यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो आइदर इन सेल्सियस और केल्विन, तो वैसा करने के लिए जितना हीट सप्लाई करना होगा, जितना हीट देना होगा उस बॉडी को, जिसके वजह से उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े, तो उसी सप्लाइड हीट को कहेंगे हीट कैपेसिटी। कि मान लो किसी का टेम्परेचर 100 से 101 करना है, उसके लिए हमें 15 जूल एनर्जी देना पड़ रहा है, तो दिस 15 जूल एनर्जी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ रहे हो? इसमें से और अलग अलग से टर्म्स हैं हीट कैपेसिटी से रिलेटेड, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें, धन्यवाद।